हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओशन फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और स्वागत है आपका इस क्लास में जो कि आपकी केवीएस की क्लास, ठीक है ना। और आज का जो टॉपिक है ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति या फिर आप कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं केवीएस का टीजीटी एसएसटी का आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा का पूरा आपका सिलेबस कराया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिलने वाली है, ठीक है ना। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। अब देखिए फ्रांस की जो क्रांति है, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो मेंशन कर दिया जाएगा, तो वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहां पर, सभी रिलेटेड कुछ चीज देखेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है, ठीक है। पृष्ठभूमि तो मैंने एक तरीके से आपको बता ही दिया और थोड़ा सा भी और भी बता दूंगी। साथ ही में सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद हम इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे, क्या क्या कारण थे, ठीक है, जिसके अंदर आपके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो कारण है वो मेन थे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास की जो इम्पोर्टेंस थी फ्रांस की क्रांति में वो क्या थी। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर फिलोसोफर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था इस रेवोल्यूशन में। क्योंकि रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज नहीं कि कोई जाके किसी ने तलवारें उठा ली तो रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति आ गई, नहीं। ये अलग अलग तरीके से लोगों के दिमाग में बैठाया गया, तो फिलोसफर्स का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। किस तरीके से जो रेवोल्यूशन है वो हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जब इसमें ऐड हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड होने से मोनार्की, ठीक है, मोनार्की यानी राजतंत्र, तो राजतंत्र के साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐड हुआ तो क्या क्या चीजें बदली। इसके अलावा जब राजतंत्र इसमें संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड हो गया, तो इसके बाद क्या चीजें चली गई, एक तरीके से कह सकते हैं अबॉलिश हो गया था क्या, मोनार्की, और फिर फाइनली वो बन गया था क्या, रिपब्लिक, ठीक है। इसके अलावा टेरर की यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें किस किस चीज को लेकर लोगों के मन में टेरर था। यहाँ पर कुछ डिक्टेटरी रूल की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्टरी रूल्स की बात, कि फ्रांस में क्या क्या चीजें जो है नई चीजें आई, रूल्स क्या क्या बने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है वुमेन से रिलेटेड, की जो लेडीज थी उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था इस रेवोल्यूशन में। साथ ही में हम बात करेंगे राइज ऑफ नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, इसका क्या रोल था फ्रांस में। उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हमें क्या चीज आगे देखने को मिली, ठीक है, यानी हमने उससे क्या समझा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक चीज देखते हैं, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस आपको पता ही है यूरोप का एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यूरोप में फ्रांस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो कि जब भी रेवोल्यूशन की बात आती है तो फ्रांस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है फ्रांस से, ठीक है। बंधुत्व का के बारे में बात हो, समानता की बात हो, स्वतंत्रता, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने फ्रांस से कहीं ना कहीं सीखी लोगों ने। तो फ्रांस की जो क्रांति थी, आसपास के जो देश हैं उनको वो भी इंस्पायर हुए थे इस चीज से। अब क्रांति जो है इसका आज समझने की कोशिश करते हैं। क्रांति होता है एक इवेंट्स की एक सीरीज होती है, इवेंट्स की सीरीज होती है, ठीक है। यानी घटना एक दिन कोई ऐसा कुछ ऐसे एक दिन घटित नहीं हुआ जिसको हम क्रांति बोल दें। ये एक पूरा की पूरी घटना क्रम है, यानी पहले एक चीज हुई, फिर दूसरी चीज हुई, और जुड़ते 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 फाइनली एक बड़ा रिजल्ट मिला उसका, और वो क्या हुआ, क्रांति। यानी सत्ता पलट एक तरीके से आप कह सकते हैं, यानी सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम क्रांति। चेंज कैसे हो जाता है, जैसे हमने फ्रांस में देखा राजतंत्र था, तो राजतंत्र से लोग परेशान हो चुके थे, तो उसको पलट करके जब क्रांति हुई तो वहां पर संविधान ले आया गया, तो वो संवैधानिक राजतंत्र फिर हो गया, ठीक है। उसके बाद तो बाद में रिपब्लिक भी ऐड हो गया था। तो ये सब चीज हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है पहले से, देखिए 1789 की फ्रांस की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना है, 14 जुलाई, ठीक है, 1789, ये डेट आपको याद रखनी है। ये जो क्रांति है ये निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण वर्ग
विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। यानी जो लोग थे बहुत ही उदासीन थे, यानी बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो राजा है, वो उनकी चीजों पर, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो सिर्फ अपने ही मनमानी कर रहा था, अपने ही हिसाब से चल रहा था। ठीक है। 1789 में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई और 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का किले से इसकी शुरुआत देखने को मिली। तो लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ वहां पर विरोध किया। ठीक है, जिसकी एक पूरी की पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से इस दिन पेरिस नगर में लोगों को जब अफवाह पता चली कि गोली चलाने के लिए लोग हमारे ऊपर आने वाले हैं, तो वो सब भागकर कहाँ चले गए, सबसे पहले टाउन हॉल के सामने चले गए और टाउन हॉल के सामने सब इकट्ठे हुए और डिसाइड किया कि अपने सेफ्टी के लिए हम हथियार लूटेंगे। और लूटने कहाँ चले गए, वो बास्तिल का जो किला है यहाँ पर, और यहाँ से 7 कैदियों को इन्होंने छुड़ा लिया और उस जो बास्तिल का किला है उसको ध्वस्त कर दिया। इसके जो अवशेष है, इसके जो रिमेन्स थे, वो भी लोगों ने अपने पास संजो कर रखे, यानी सेव करके रखे थे। तो फाइनली क्या हुआ, राजा को फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से कुछ इस चीज की शुरुआत हुई। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे समाज में स्टेट्स की भूमिका। यहाँ पर हम कॉजेस की बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि उस वक्त फ्रांस का स्ट्रक्चर कैसा था। जब तक हम इसका स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे फ्रांस का, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। यानी उसकी कुछ ना कुछ एक हिस्ट्री देखते हैं क्या था। तो 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध की लगभग हम बात करें, तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिली, यहाँ पर राजा का रूल देखने को मिला 1774 में। और ये कौन सा वंश था, ये था आपका बूर्बो राजवंश। ठीक है, इसका राजा था लुई 16। ठीक है, कौन, लुई 16। इसका रूल था। इससे पहले जो और भी राजा थे उनका भी रूल था। तो वहीं से ही जो शासन को एक कहते हैं ना कि शासन को एक स्ट्रेंथ देने की जरूरत होती है, तो वो चीज की बहुत ज्यादा कमी थी पहले शासकों से ही। लेकिन लुई 16 के टाइम तक आते आते चीजें बहुत ही ज्यादा अलग हो गई। ठीक है ना। जब इसको ये राइट मिला था, जब लुई 16 जो है ये राजगद्दी पर बैठा था, तो इसकी एज मात्र कितने साल थी, सिर्फ ये 20 साल का था। ठीक है, और 20 साल की उम्र में इसको क्राउन मिल गया था, यानी राजगद्दी मिल गई थी। तो उस एज में ना तो उसको इतनी मेच्योरिटी थी, ना ही कोई वो इतना किसी की सुनने वाला था। और उसने पाया कि जो उसका राजकोष है, यानी जो उसका खजाना है, वो खाली होता जा रहा है। मतलब बहुत ही कम उसमें खजाना बचा हुआ है। दूसरी बात यह है, इसकी जो वाइफ थी उसका नाम क्या था, वो थी राजकुमारी मैरी एंटोइनेट। ठीक है, और ये कहाँ की राजकुमारी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। कहाँ की, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। तो बूर्बो वंश का राजा लुई 16 सिर्फ 20 साल का था। 1774 में जब वो राजगद्दी पर बैठा, उसने रूल संभाला और वो चीजों को इतना संभाल नहीं पाया। वर्साए का जो महल था, आपको पता ही है, अमीर लोग जो है उनको अपना स्टेटस भी मेंटेन करके रखना होता है। तो वर्साए की जो महल है, सारा साज सामान है, सब कुछ, रहन सहन है, सब कुछ करने के लिए भी पैसे की जरूरत है। पैसा उनके पास कम था क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा था। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको मैं आगे भी यहाँ पर डिस्कस करूंगी। खैर वो तो हमने अलग से लिया ही है इकोनॉमिक उसमें, लेकिन मैं आपको पहले शुरू में ही यहाँ पर बता देती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पर वर्साए का जो महल था उसको भी देख रेख थी, सारी चीजें थी। तो जो राजा है उसको सारी चीजें मेंटेन करके रखनी थी। दूसरा, उसके ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, अब कर्जा होने के पीछे रीजन बहुत सारे थे, लेकिन एक रीजन यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि 13 क्या थे, उपनिवेश थे। उपनिवेश मतलब कॉलोनीज। ठीक है, किसकी कॉलोनीज थी ये थी अमेरिका की कॉलोनीज। आपको पता है ना, एक देश जब दूसरे देश पे शासन कर लेता है, पॉलिटिकली हर तरीके से उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, तो उसको उस पर्टिकुलर देश का उपनिवेश बोला जाता है। जैसे कि भारत उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का। ठीक है, एक टाइम में ब्रिटेन ने इंडिया पर रूल किया था, तो ब्रिटेन का उपनिवेश कौन, भारत। तो इस तरीके से अमेरिका के 13 उपनिवेश थे जिनको किसने, फ्रांस ने छुड़ाया था। और ये उपनिवेश को छुड़ाया किससे था, ब्रिटेन से छुड़ाया था। ठीक है, यानी ब्रिटेन के पास से अमेरिका के जो उपनिवेश थे उनको क्या करवाया था, फ्री करवाने का काम करा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर और भी ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। और ये लगभग कितने 10 अरब लिवरे और भी उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। तो अब क्या है, कर्जा चढ़ गया है तो उतारना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी कंट्री का एग्जांपल लो, उदाहरण लो, तो किसी कंट्री के ऊपर अगर कर्जा है तो सरकार जो है वो उस कर्जे को वापस करने के लिए कहाँ से उसको पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा अपने देश के नागरिकों से। तो वो क्या करेगी, अलग अलग चीजों पे टैक्स लगाएगी। हो सकता है टैक्स बढ़ा भी दिए जाए, चीजें हैं उनके ऊपर प्राइस के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, उनका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यही चीज उस वक्त देखने को मिली। जो राजा था उसने
चीजों के ऊपर प्राइस बढ़ा दिया और कह सकते हैं कर में वृद्धि कर दी, यानी जो टैक्स था उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, टैक्स बढ़ा दिया। अब देखते हैं समाज का स्ट्रक्चर। अगर हम इस वक्त बात करें तो यहाँ पर हमारे देश में या फिर किसी भी देश में, मोस्टली देश में जहां पर भी लोकतंत्र है, वहां पर अगर टैक्स पे करना है तो सभी को इक्वल टैक्स पे करना होगा। उसके लिए ये नहीं कि इस इंसान को इतना कम टैक्स पे करना है, ठीक है ना। तो टैक्स के ऊपर सभी का अपना अलग अलग रोल है। तो यहाँ पर जो समाज था, जो सोसाइटी थी फ्रांस की 18th सेंचुरी में, वो कुछ अलग ही तरीके से बटी हुई थी। जैसे कि फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे और थर्ड स्टेट के लोग थे। अब फर्स्ट यानी पहले रैंक पे जिसको रखा गया है वो क्लर्जी यानी कि पादरी वर्ग, ठीक है। ये वो वर्ग है जो कि चर्च के पादरी होते हैं और सबसे ऊपर उनको स्थान दिया गया है कि वो भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी उनके गॉड से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो उनकी बात हर कोई मानेगा। इसलिए उनको क्या प्राप्त था, पादरी होने की वजह से उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। ये चीज क्लियर हो गई आपको। फर्स्ट जो नंबर पर है वो है क्लर्जी यानी पादरी वर्ग, इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। सेकंड है सेकंड स्टेट है नोबिलिटी का। नोबिलिटी का मतलब है कुलीन वर्ग, आपने पढ़ा भी होगा पहले पॉल साइंस में। कुलीन वर्ग में जो सिर्फ इन्हीं के ही लोग होते हैं जो कि रूल को मेंटेन करेंगे, शासन करेंगे, ठीक है। इनको भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो ये दोनों तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो अपने अपने मौज में है, लेकिन थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं कुछ और लोग। अब देखिए थर्ड स्टेट में भी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, इसके अलावा वकील वगैरह है, ये सब बड़ी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद पीजेंट्स एंड आर्टिशंस यानी आप कह सकते हैं किसान और जो कारीगर वर्ग है वो और भी नीचे स्टेट पे आते हैं। थर्ड स्टेट में भी नीचे वाले पायदान पे आते हैं। और उससे भी नीचे कौन आते हैं, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, यानी जो मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है ऐसे किसान, और छोटे फार्मर्स यानी छोटे किसान भी इसमें शामिल हैं। तो थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरी बन गई है। एक तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वाली, एक आ गई है जो मिडिल में है मतलब पीजेंट्स एंड आर्टिशंस जो ठीक ठाक कमा लेते हैं, और एक है जिनके पास जमीन भी नहीं है ठीक से, तो तीसरा वर्ग है ये। तो ये जो टैक्स है ना, ज्यादा से ज्यादा टैक्स ये थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर लगाया गया। समझ गई बात, कि टैक्स से फ्री कर दिया गया फर्स्ट स्टेट को, सेकंड स्टेट को, और थर्ड स्टेट के ऊपर क्या लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल थी। तो समाज में जो स्टेट है उसका आपको पता चल ही गया है कि स्टेट सिस्टम कैसा था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था, मैंने आपको बता ही दिया है, अलग अलग कैटेगरीज में लोग डिवाइड थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि टैक्स का जो सारा का सारा भार है ना, ये सारा का सारा थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर ही डाल दिया गया, ठीक है। क्योंकि उनको तो विशेषाधिकार प्राप्त ही नहीं थे, उनके पास तो कोई जन्म से लेकर राइट ही नहीं था कि वो किसी विशेष कुल में पैदा हुए हैं या फिर वो किसी एक अलग उसमें पैदा हुए हैं जैसे पादरी वर्ग, तो उनको कोई विशेषाधिकार नहीं था, यानी जन्म से रिलेटेड कोई भी राइट उनके पास अधिकार नहीं था। तो बिल्कुल कॉमन लोग थे ये, यानी ये कौन थे, जनसाधारण इनको आप बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो मार पड़ी ये पड़ी जनसाधारण के ऊपर। और क्रांति लाने वाला वर्ग भी कौन सा है, जनसाधारण ही तो है। तो जब जनसाधारण के ऊपर यानी आम लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने फिर क्रांति की शुरुआत कर डाली, ये वाली चीज है, ठीक है ना। सरकार को टैक्स पे करना था क्योंकि जो कर्जदार थे उन्होंने अपना कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम तो ब्याज तुम्हारा 10% और बढ़ा रहे हैं, तो 10% ब्याज उन्होंने बढ़ाया। तो फिर राजा ने क्या किया, जनसाधारण के ऊपर टैक्स बढ़ाना भी शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, जो वर्ग व्यवस्था है ये पूरी की पूरी बताती है कि क्या क्या सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 90% जो लोग थे वो कौन थे, किसान थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेटा 90% लोग कौन थे, किसान थे। लेकिन इसमें जमीन के मालिक जो है उनकी जो संख्या है वो कम थी। लगभग 60% लोग ऐसे थे जिन पर 60% पर किसका हक था, इसका कुलीन वर्ग का। 60% जमीन पर कुलीन वर्ग का हक था, और चर्च भी इसके अंदर मान सकते हैं। तो ये बात की जा रही है यहाँ पर कि जो रेशो है ना वो काफी खराब हो रहा था। मतलब होना तो ये चाहिए था कि जो ये वाले लोग हैं इनके पास ज्यादा जमीन होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन इनके पास जमीन तो उतनी नहीं है, उनके पास उतनी चीजें नहीं है, रिसोर्स उतने नहीं है, लेकिन टैक्स और उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। वो चीज समझ गए होंगे आप। तो ठीक है, आगे देखते हैं अब हम क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्रांति के कारण, जिसमें कि सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण है और आर्थिक कारण भी इसमें शामिल है, ठीक है। आर्थिक कारण भी इसमें शामिल है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या कारण है। सबसे पहले सामाजिक कारण, हमने जो
स्टेट वाला जो सिस्टम है वो देख ही लिया है, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है, जिनमें टैक्स पे करना है किसको, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोगों को, ठीक है, जनसाधारण के लोगों को। तो 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी जो समाज है वो 3 वर्गों में विभाजित था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जिसमें कि चर्च के पादरी शामिल थे पहले में, और फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग यानी नोबल्स शामिल थे, और थर्ड स्टेट में किसान, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर और बड़े बड़े जमीन के मालिक, ये सब भी थर्ड स्टेट में ही शामिल थे। लेकिन इन सब चीजों का फर्क क्या पड़ना था, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको तो उसकी जो रोब होगा वो भी ज्यादा होगा सोसाइटी में, वही वाली चीज थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या देखने को मिला कि जो टैक्स है वो किस किस को देंगे ये लोग, कुछ टैक्स तो चर्च को पे करना पड़ता था, कुछ टैक्स कुलीन को पे करना पड़ता था, कुलीन वर्ग को, ठीक है। तो ये लोग 2 तरीके से टैक्स पे करते थे, कुछ डायरेक्ट सरकार को जाता था, कुछ टैक्स जो होता था वो पादरी वर्ग को जाता था, ठीक है, या फिर कुलीन वर्ग को जाता था। तो इस तरीके की चीजें थी। देखिए टैक्स क्या था, क्या 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 टैक्स है यहाँ पर, टाइथ है, ठीक है, टाइथ टैक्स है। अभी देखिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो आपका जो टाइथ है वो किस तरीके का एक टैक्स था, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब आगे, तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, टाइथ जो है वो कौन सा स्टेट, तीसरा स्टेट दे रहा है, यानी जनसाधारण के जो लोग हैं उन पर लगाया जा रहा है टाइथ, और ये पे किसको करना है, डायरेक्ट ये पे करना है चर्च को, यानी पादरी वर्ग को ये टैक्स पे करना है, मतलब जो आम लोग हैं वो चर्च के लिए टैक्स चुका रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा टैक्स है टाइल, टाइल जो है वो थर्ड स्टेट के लोग ही भरेंगे, लेकिन ये किसको दिया जाएगा, डायरेक्ट सरकार द्वारा वसूला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स आपको देखने मिले, पहला तो चर्च इतना इंपॉर्टेंट है चर्च कि उसको टैक्स दिया जा रहा है, दूसरा है सरकार, ठीक है, डायरेक्ट सरकार इस टैक्स को वसूल करती थी। इसके अलावा और भी ऐसे करते हैं, देखिए टाइथ की अगर हम बात करें, TITH, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं धार्मिक कर है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि धार्मिक कर कौन सा था, टाइथ या फिर टाइल, तो आपको बताना है टाइथ जो था, क्योंकि चर्च आ गया तो अपने आप ही धर्म इसके साथ जुड़ गया है। और जो टाइल है ये क्या है, एक तरीके का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जो आप डायरेक्ट किसको, सरकार को दे रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे, जिसके अंदर शामिल है आपका तंबाकू, इसके अलावा नमक, और डेली यूज होने वाली जो चीजें हैं वो अप्रत्यक्ष कर उनके ऊपर लगता था, यानी इनडायरेक्ट टैक्स उनके ऊपर लगता था। तो इस वजह से क्या हो रहा था जो स्टेट था उसका जो पूरा का पूरा कह सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी जो वित्तीय कामकाज का सारा बोझ है वो टैक्स के थ्रू किसके ऊपर भेज दिया गया, जो आम जनता है उनके ऊपर भेज दिया गया, यानी टैक्स सारा का सारा आम जनता को पे करना पड़ता था। ये चीज क्लियर हो गई आपको। ये था आपका सोशल कोज। सोशल कोज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, आपका समाज की जो व्यवस्था थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था, क्योंकि वो ही खराब था तो जो कर का भार है वो कुछ ही लोगों के ऊपर पड़ा। अगर पूरी सोसाइटी उसको पे करती तो शायद उस तरीके से ये चीजें नहीं होती। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारक, यानी अगर हम इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को उठाकर देखें तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ तक हो गई। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आगे उसके साथ क्या होगा, जो अनाज है वो भी ज्यादा चाहिएगा, तो उसके उत्पादन की तुलना में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। डिमांड सप्लाई वाली चीज आपने पढ़ी ही है, ठीक है ना। तो डिमांड तेजी से बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों की खाने पीने की डिमांड भी बढ़ी, लेकिन सरकार के पास उतनी चीजें रिसोर्स तो थे ही नहीं। अधिकतर कामगार में मजदूरी करते थे लोग, जो थे ज्यादातर मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी जो है वो भी कौन, मालिक ही तय करता था। और हमेशा कोई भी जो बड़ी कंपनी होगी वो क्या चाहेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है, चाहे सामने वाला का कितना भी लॉस हो जाए पर उसको प्रॉफिट कमाने से ज्यादा मतलब है। लेकिन मजदूरी जो महंगाई की दर है उसको झेल नहीं पाई, मतलब काम तो लोगों को मिला, मजदूरी तो कर रहे थे, लेकिन उनको उतना वेतन नहीं मिल रहा था, उतना उसको पे नहीं किया जा रहा था कि वो अपना खर्चा ठीक से चला सके। तो ये प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण अमीरी गरीबी जो है उसके बीच की खाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। सूखे या फिर सूखे या ओले के प्रकोप के कारण तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। अब जब फसल तो पहले ही नहीं है, सूखा ओला होगा, तो ये सब जो प्राकृतिक चीजें हैं इन सब की वजह से, आपदाओं की वजह से क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी, फसल खराब होगी तो अपने आप ही जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो सरकार को
जैसे कि आपने पीडीएस वगैरह पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो पीडीएस वगैरह क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके से हमें फूड प्रोवाइड करवाना होता है, जिसके अंदर अनाज मेन चीज होती है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो इसी चीज के लिए आई थी। आज के टाइम में अगर हम बोले कि अगर किसी तरीके से कोई समस्या आ जाती है तो जो गरीब वर्ग है उसके पास एटलीस्ट खाने की कमी ना हो, क्योंकि खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो मेन चीज है ना। अगर ये ही नहीं होगी तो इंसान और चीजों के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हेल्थ के बारे में, इन सब के बारे में तो सोच ही नहीं पाएगा। सबसे पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान है, अगर खाना नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, है ना। तो 12 अरब जो लिवरे है उसका कर्ज, उसके बाद राजकोष जो खाली हो गया, जीविका संकट, ये सारी चीजें थी वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसी को हम बोलते हैं जीविका का संकट। ठीक है, अगर आपको जीविका संकट वर्ड पूछ लिया जाए कि जीविका संकट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी स्थिति, एक्सट्रीम वाली स्थिति यानी चरम स्थिति हो जाती है जब जीवित रहने के लिए भी मुश्किलें आ जाती हैं, यानी न्यूनतम जो हमारे साधन हैं, जो मिनिमम हमारे चीजें हैं, काम की चीजें हैं, हमें वो भी नहीं मिल पाए। ठीक है, तो यही वाली चीज है। अगर हमारे पास बेसिक नीड भी हमारी पूरी नहीं हो पा रही तो वो क्या, आजीविका संकट उसको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य वर्ग, ठीक है, उभरता हुआ मध्य वर्ग। मध्य वर्ग का मतलब है यहाँ पर मिडिल क्लास। क्या है, मिडिल क्लास। अब देखिए मिडिल क्लास का क्या रोल होता है, मिडिल क्लास का रोल होता है कि थर्ड स्टेट हमने पढ़ा था। ठीक है, थर्ड स्टेट के कुछ लोग जो काफी अच्छा कमाने लगे थे और अब वो पढ़ने भी लगे थे, तो उनका जो माइंड है वो अब नैरो माइंड ना होकर कैसा होने लगा था, अब वो ओपन माइंडेड लोग होने लगे थे और ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते थे। ज्यादातर लोगों में वो बैठा करते थे, तो बैठने से क्या होता है, बातचीत होती है, बातचीत होने से क्या होता है, आपका जो तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया या मध्य वर्ग कहा गया, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है वो राजनीतिक अधिकार बिल्कुल उनके पास, मध्य वर्ग को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं मिले थे और इस वर्ग का समाज में कोई भी विशेष सम्मान नहीं था। इसलिए मध्य वर्ग जो था, इसमें बुर्जुआ या फिर मध्यम वर्ग भी इसको कहा जा सकता है। इसमें लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक, असैनिक अधिकारी जैसे शिक्षित व्यक्ति तथा व्यापारी, बैंकर, कारखाने, धनी व्यक्ति भी इसमें शामिल थे। और इनका जो मेन मुद्दा था, इनका मेन मुद्दा क्या था कि जो अब तक चीजें होती आ रही है ना, यानी जन्म के आधार पर जो लोगों को राइट दिए जा रहे हैं, अधिकार दिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है, उनको हटाया जाए। जब लोगों को जन्म से लेकर जो अधिकार है यानी विशेषाधिकार है, जैसे पादरी वर्ग या कुलीन वर्ग, इनको अधिकार जो दिए गए हैं इनको बिल्कुल हटा दिया जाए। अगर हटाया जाएगा तभी तो सब इक्वल होंगे, और जब इक्वालिटी आएगी तो फिर अपने आप ही जो देश है वो अपने आप ही प्रोग्रेस की राह पर चल पड़ेगा, इनका ये मानना था। तो शिक्षित होने के बाद इनकी जो विचार है उनमें भी चीजें देखने को मिली अलग अलग। तो देखिए आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे कुछ। ये जो वकील वगैरह थे, इन्होंने फिर लोगों के साथ बैठना शुरू करा, अपनी बातें बतानी शुरू करी, अधिकारों के बारे में विरोध करना शुरू करा। और इन्होंने किस चीज की बात उठाई, फिर इन्होंने बात उठाई स्वतंत्रता की, यानी फ्रीडम की, और बोला कि लोगों को इक्वल क्या मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप की प्रोग्रेस करने के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और ये जो परिकल्पना है इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली, ये जॉन लॉक और जॉन जॉक जो थे उनके द्वारा काफी बड़े तौर पर दी गई, रूसो द्वारा, ये कह सकते हैं आप, लॉक और रूसो द्वारा। ठीक है, समान अवसर वाली बात जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम वाली बात, इनके द्वारा ज्यादा कही गई। तो हमने आगे बोला था ना कि जो दार्शनिक हैं यानी जो फिलोसफर्स हैं, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था सोसाइटी में लोगों को अवेयर करने के लिए। तो वो इस तरीके से ही था, क्योंकि ये लोग अपनी क्या लिखते थे, बुक्स वगैरह लिखते थे, तो बुक्स में सारे अपने विचार डाल दिया करते थे। ठीक है, जो यहाँ पर एक नाम है वो है आपका टू ट्रेटाइजेस। ठीक है, टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये थी बुक। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बुक है, टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लॉक ने कुछ बातें बोली हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, ये लॉक द्वारा, ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा, लॉक द्वारा। इसमें लॉक ने क्या कहा है कि जो राजा है उसको क्या बोला गया है कि भगवान का दूत है, यानी ये एक तरीके से भगवान का अवतार है, देवों का अवतार है, यानी या फिर देवी जो देवता है उनका एक अवतार है। और इस चीज को इसने खंडन किया, मतलब लॉक ने बोला कि जो राजाओं को देवी देवता या फिर निरंकुश शासन करने के लिए उचित
बताया गया है इसका इन्होंने खंडन किया, यानी इस धारणा को इन्होंने गलत साबित करने की, सिद्धांत को उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की। यानी जो राजा है उसके पास निरंकुश जो अधिकार है वो नहीं होने चाहिए। राजा को भगवान मानकर उसकी सारी बातें मान ली जाए, चाहे वो सही हो या गलत, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। ठीक है, और रूसो ने ही इसी विचार को आगे बढ़ाया। ये पहले बात है लॉक की। दूसरी बात हम यहाँ करेंगे किसकी, रूसो की। इसी विचार को रूसो ने आगे बढ़ाया और एक सामाजिक अनुबंध, ठीक है, किस चीज की बात करें उन्होंने, सामाजिक अनुबंध की उन्होंने बात की। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने प्रस्तावना रखी, एक प्रस्ताव रखा किसका, सामाजिक अनुबंध का। किसने, रूसो ने। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फिलोसफर का, ये है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो थे एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये जो बुक थी किसने लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, और इसमें इस बुक में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसमें जो सत्ता है यानी जो पावर है उसके विभाजन की बात की गई थी। ठीक है, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए, जैसा कि आप आज के टाइम में भी देखते हो, जिसमें कि आप बात करेंगे विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी अगर शक्ति अलग अलग बांट दी जाएगी तो क्या होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, यानी सेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगा। यानी पावर जो है वो किसी एक के हाथ में ना होकर अब सबके हाथों में मतलब फैल जाएगी। तो क्या होगा, फिर सारी जो चीजें हैं वो सही तरीके से चल पाएंगी। जैसे कि राजतंत्र में होता है ना कि सारी पावर एक ही हाथ में, राजा के हाथ में, विधायिका भी उसके हाथ में, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। न्याय भी राजा करेगा, रूल भी वही बनाएगा और किस किस को अपॉइंट करना है ये भी राजा डिसाइड करेगा। इसके लिए उन्होंने बोला कि अलग अलग बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन से छुड़ा दिए गए, और ये इसमें हेल्प किसने करी थी, फ्रांस ने की थी। तो इसी मॉडल पे फिर वहां पर भी सरकार बनी। ठीक है, यही मॉडल उन्होंने भी फॉलो किया, उपनिवेशों में यही मॉडल फॉलो किया गया। तो कह सकते हैं कि जो फ्रांस के फिलोसफर्स थे उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आगे अवेयरनेस को फैलाने में, चीजों को आगे बढ़ाने में। और जो अमेरिका का जो संविधान है उसमें भी किस चीज की बात की गई है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस चीज की बात की गई है, इंडिविजुअल, या फिर कह सकते हैं इंडिविजुअल राइट्स की। ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकार। राइटिंग पे मत जाना, आई होप आपको ढंग से सुनाई दे रहा हो, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर सिर्फ ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लॉक की बात की, इसके बाद हमने बात की रूसो की, रूसो के बाद हमने मॉन्टेस्क्यू की बात की, इसके बाद हमने बात की अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब ये होता रहा, फिर कॉफी हाउसेज में लोग जाने लगे, सैलून्स में जाने लगे, और वहां पर समिट्स होने लगी, लोग बाग न्यूज़पेपर के माध्यम से चीजों को एक दूसरे से बात करते थे। ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते थे, अनपढ़ थे, उनको स्टोरी सुनाई जाती थी। तो इस तरीके से जो लोग थे वो अवेयर हो रहे थे कि जो राजा है वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मनमानी किए जा रहा है, लेकिन लोग जो है उसके ऊपर फिर धीरे धीरे भड़कने लगे, मतलब इस चीज के ऊपर गुस्सा करने लगे। और ये जो सरकार की जो व्यवस्था थी विशेषाधिकार वाली, कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन टैक्स देगा कौन टैक्स नहीं देगा और कितना कौन टैक्स देगा, तो इस टैक्स वाले सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा लोग खफा थे और सारी चीजें मिलाकर लोग बहुत ही ज्यादा रोष में आ गए, यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कर वाला जो सिस्टम था लुई 16, ये पहले भी पढ़ना बाद में पढ़ना, हमने यहाँ पर पहले पढ़ लिया है। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब देखिए स्टेट जनरल क्या है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आज के टाइम का जो पार्लियामेंट है, जहां पर सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि कौन सा नया कानून बनेगा, कौन सा नया रूल बनेगा। तो ऐसे ही स्टेट जनरल था उस वक्त फ्रांस का, जो कि सारी चीजें डिसाइड करता था। लेकिन स्टेट जनरल में क्या था, मतदान होता था, यानी स्टेट के हिसाब से। आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट जो है वो वोट करेंगे, लेकिन हर किसी को एक एक वोट दिया जाता था। ठीक है, यानी
जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं उनकी तरफ से एक वोट जाएगा, सेकंड जो स्टेट है उनकी तरफ से एक वोट जाएगा और थर्ड स्टेट की तरफ से एक वोट। तो हालांकि ये होता था कि ये जो वोट है वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी में चले जाते थे, ठीक है, तो इनका वोट मैटर ही नहीं करता थर्ड स्टेट वालों का। लेकिन थर्ड स्टेट में बहुत ही ज्यादा लोग थे, कितने, बहुत ही ज्यादा लोग थे। तो जो स्टेट जनरल है उसमें मतदान स्टेट के आधार पर होता था, न कि व्यक्ति के आधार पर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता था कि हर एक व्यक्ति को एक एक वोट देने का राइट हो, हाँ पूरा का पूरा एक जो स्टेट है वो एक वोट देगा, पहले ये सिस्टम था वहां पर। लेकिन इस तीसरे स्टेट के जो लोग थे उन्होंने व्यक्ति आधारित मतदान की मांग की, यानी उन्होंने बोला कि तुम ये जो चीज कर रहे हो कि फर्स्ट स्टेट में से 300 लोग आएंगे, सेकंड स्टेट में से 300 लोग आएंगे और थर्ड स्टेट के 600 लोग आएंगे, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है तो जो राइट्स है वो भी कहीं ना कहीं आपको चेंज अप करने चाहिए। एक वोट इधर से एक वोट इधर से, और हम सबके वोट का क्या, हम इतने सारे लोग भी ऐसे नहीं करेंगे, हमें व्यक्तिगत अधिकार चाहिए, यानी व्यक्ति आधारित अधिकार, यानी एक व्यक्ति एक वोट देगा, ठीक है। इस तरीके का वोटिंग सिस्टम हो तो कुछ बात बनती भी है। तो यहाँ पर क्या था, हर स्टेट के लोग आते थे, 300 300 और 600 थे यहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग, ये मैं मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेट से 300 लोग, सेकंड स्टेट से 300 लोग और थर्ड स्टेट से 600 लोग, जिसमें कि महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। और इसमें सिर्फ शिक्षित वर्ग के लोग, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो कि कम कमाते थे, उनका जो रोल था, पार्टिसिपेशन था, वो कम था। सिर्फ कुछ ही लोगों को इसके अंदर प्रतिनिधित्व की क्या कह सकते हैं कि वो दी गई थी, मतलब उनको पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया था। तो किसान हुए, औरतें हुई, कारीगर हुए छोटे, इन सबको यहाँ पर आना मना था। लेकिन इनके जो लेटर्स वगैरह थे वो आ जाते थे इन लोगों के पास, तो वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको पता चल जाता था। तो जो स्टेट जनरल था उसमें उसको राजा को राइट नहीं था कि वो डायरेक्ट कोई रूल बना दो, उसको स्टेट जनरल के माध्यम से रूल बनाना होता था, ठीक है। बात वही है कि अपनी सरकार है, अपने ही लोग हैं, रूल जो बनाना है बना दो, नाम सिर्फ स्टेट जनरल का हो रहा है। तो स्टेट जनरल जो है उसकी खामियां बहुत ज्यादा थी। तो लोगों ने क्या किया, थर्ड स्टेट के लोगों ने, जब उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति को एक वोट का राइट दिया जाए, तो ये बात उनकी नहीं मानी गई, तो वो वहां से फिर चले गए, उन्होंने फिर छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी और बोला। और ये कहाँ पर हुई थी, ये जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, वर्साई के भवन में, ठीक है। वर्साई का जो भवन था वहां पर ये बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी, या फिर कह सकते हैं वहां यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई थी। तो वहां से जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्होंने वहां से निकलना शुरू कर दिया, वो कहने लगे हम तो ये छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड को तो माना ही नहीं गया, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि रूसो की एक बुक थी, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड चीज यहाँ पर थी, लोकतंत्र से। ये एक तरीके का लोकतांत्रिक सिद्धांत था, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग, एक व्यक्ति एक वोट देके आता है, तो हम कैसी कंट्री में हैं, हम लोग हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो राजतंत्र में ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे, है ना, कि हर एक इंसान को राइट मिल जाए। तो यही चीज हुई। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि हम तो अपनी अलग ही जगह बनाएंगे, और कौन सी डेट में वो लोग निकले वहां से, ठीक है, वहां से निकल के वो लोग कहाँ पहुंचे, वो लोग दूसरी जगह पर पहुंच गए, ठीक है। और ये बात है आपकी 20 जून की, कब की है, 20 जून की, ठीक है। और ये जो बैठक है, लास्ट वाली जो बैठक है, अंतिम बैठक बुलाई गई थी 1614 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 1614 में लास्ट बैठक बुलाई गई थी इस चीज को लेकर, रूल्स टैक्स वगैरह बढ़ाने को लेकर। इसके बाद फिर कब बुलाई गई, 5 मई को, 5 मई 1789 को। लेकिन जब चीजें ठीक से नहीं हुई, उसके बाद 20 जून को ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपने लिए खुद ही लड़ेंगे और हम किसी के भरोसे अब नहीं बैठेंगे। तो ये लोग कहाँ पर एकत्रित हुए, वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में। कहाँ पर, इंडोर टेनिस कोर्ट में, ठीक है। सब लोग इकट्ठे हुए जितने भी थे, और यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें स्टेट जनरल की जरूरत नहीं है, हम तो अपने खुद की ही नेशनल असेंबली बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेशनल असेंबली ही बना लेंगे, और नेशनल असेंबली काम करेगी हमारे लिए, और स्टेट जनरल उनके लिए करती रहे तो करे। समझ गए आप, कि इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि स्टेट जनरल, हम स्टेट जनरल को मानते ही नहीं, हम तो अपनी खुद की असेंबली बना रहे हैं। और ये असेंबली का नाम रखा है इन्होंने नेशनल असेंबली, ठीक है ना। इस नेशनल असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था आगे। अब देखिए नेशनल असेंबली तो बन गई, लेकिन अब आगे क्या हुआ, ठीक है।
लुई 16 ने जो है उनकी डिमांड जो है उसको मानने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो बैठक से बाहर चले गए और पूरे फ्रांस में महंगाई की अफवाह का बाजार गर्म था, यानी लोग वो पहले से परेशान थे। हिंसक विद्रोह चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे। 14 जुलाई 1789 को भीड़ ने बासेल के किले को तोड़ दिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और क्योंकि वो जो किला है वो एक तरीके से राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर किसी का भी अंकुश नहीं हो। ठीक है, अब 20 जून को ये लोग जो है वर्साई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली उन्होंने घोषित कर दिया। और ये कौन से राह पर चल पड़े? संवैधानिक राजतंत्र बनाने की राह पर चल पड़े। लुई 16 ने नेशनल असेंबली को फाइनली मान्यता दे दी जब कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दी है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ आपको। ये जो नेशनल असेंबली थी ना, इससे कुछ और नाम भी जुड़े हैं। ठीक है, उन नामों को आपको जानना जरूरी है। नेशनल असेंबली तो थी, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब जो थर्ड स्टेट था उसका नेतृत्व कर कौन रहा था? तो इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, मिराबियो और आबे सिए। ठीक है, आबे सिए। मिराबियो जो था ये कुलीन परिवार से था। ठीक है, मुराबियो जो था ये कुलीन परिवार से था, यानी नोबल फैमिली से था। लेकिन जो फ्यूडल सिस्टम था, यानी सामंती जो व्यवस्था थी, उसके ये खिलाफ था। ये चाहता था कि जो सामंतवादी व्यवस्था है, सामंती विशेषाधिकार है, उनको खत्म कर दिया जाए। और उसने अपनी एक पत्रिका भी निकाली इसी चीज को लेकर। ठीक है, अब आबेसिए की बात करते हैं। आबेसिए कौन था? तो आबेसिए कौन था? ये एक पादरी था। यानी आप समझ सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट में जो नेतृत्व कर रहे थे वो खुद ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट से रिलेट करते थे। ठीक है, बट फिर भी वो थर्ड स्टेट के साथ थे। तो यही मिरापिये कुलीन वर्ग से था और आबेसिए पादरी था। ठीक है, तो ये काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जो ये था पादरी था आबेसिए, इसने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैम्फलेट निकाला था। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया उसमें लिखा था। तो जो लोग थे उनका विश्वास पात्र ये दोनों ही हो चुके थे, तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो यहाँ पर सबने शपथ ली। ये जो कोर्ट था, मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, उसमें कोर्ट में लोगों ने क्या बोला कि हम जो है नेशनल असेंबली के लिए काम करेंगे और हम अपनी जो डिमांड है आप किसी से नहीं कहेंगे, हम अपने लिए खुद ही डिसीजन बना लेंगे और अपना खुद का ही हम अब संविधान बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? खुद का ही अपना संविधान बना लेंगे। नेशनल असेंबली जो है उसको हम देश का एक नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जो कि सारे नियम कानून बनाएगा। कुछ इस तरीके की इन्होंने कस्में खाई वहां पर। ठीक है, तो पूरा देश जो है वो पहले से ही जल रहा था। जल रहा था का मतलब फसल खराब हो गई, लोगों के पास खाने के लिए चीज नहीं है, कीमतें आसमान छू रही है, मतलब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। बेकरी शॉप से वहां पर लोग लाइन लगा के खड़े हैं बेकरी में सामान खरीदने के लिए, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में क्या देखने को मिला कि जो औरतें हैं वो क्या करने लगी, जो लेडीज थी उन्होंने धावा बोल दे दुकान पर ही कि भाई दुकान को ही लूट लो, क्योंकि खाने के लिए तो देंगे नहीं, कीमतें बढ़ रही हैं और हो सकता है इतने में पहुंचे इतने खाना खत्म भी हो जाए। तो फाइनली जो सम्राट है, तब उसने सम्राट ने आदेश दिया कि जो सेना है उसको भी पेरिस में भेजो और वहां पर जाकर चीजें नॉर्मल करो। ठीक है, तो ये उस समय की बात है, तब लोग बहुत ज्यादा फिर परेशान हो गए थे। ठीक है, तो 14 जुलाई को फाइनली, आपको एक बात पता है डेट, 14 जुलाई को जो बास्टिल है उसका जो किला था वो तोड़ दिया गया, मतलब उस किले को ध्वस्त कर दिया गया। फाइन, या कह सकते हैं उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अगर गांव के एरिया की हम यहाँ पर बात करें या फिर देहात की बात करें, तो वहां पर जो जमींदार थे ना बड़े बड़े, उनके घर लूटे गए। ठीक है, जागीरें थी, उनके जो मालिक थे वहां पर जो लुटेरे थे, जो कह सकते हैं लुटेरे लोग थे, उन्होंने गिरोह बनाए और जो फसलें हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो लोग भी ना, जो बड़े बड़े किसान थे, वो भी अपना घर छोड़कर वहां से चले गए। ठीक है, यानी ग्रामीण किलों को भी शिकार बनाया गया। जैसे बास्तिल का किला तोड़ा था, वैसे ही जो गांव के बड़े 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 किले थे उनको भी अपना शिकार बनाया गया या फिर निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। इसके अलावा जो भंडार गृह थे ना गांव में, ग्रामीण एरिया के जो भंडार गृह थे उनको भी लूट लिया गया, क्योंकि मेन समस्या क्या थी? खाने पीने की समस्या। तो खाने पीने की समस्या तो गांव में भी थी। वर्ग जो है वो भी अब परेशान हो चुका था और अपने जो जागीरें हैं उसको छोड़कर वहां से निकल लिए। यानी उन्होंने कहा भाई ये लोग तो पागल हो चुके हैं, ये तो हमें अब छोड़ेंगे नहीं, मार वार डालेंगे, इससे अच्छा ये है कि देश से भाग जाओ यहाँ से, फिर कहीं और जाकर शरण ले लो। तो इस तरीके से जो प्रजा थी ना राजा की, वो पूरी तरीके से विद्रोही हो चुकी थी। और लुई 16 जो था वो बहुत ज्यादा घबरा गया था।
ठीक है, जब देश में इतना रोष चल रहा था, लोग इतने ज्यादा भड़क चुके थे, लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे, हर जगह अब विद्रोह पर उतर आए थे, तब उस वक्त क्या हुआ, लुई 16 ने फिर नेशनल असेंबली को मान्यता दे ही दी फाइनली। ठीक है, नेशनल असेंबली की तो बात थी ना, तो फाइनली नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई, किसके द्वारा, लुई 16 द्वारा। तो 4 अगस्त 1789 को करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का भी उन्मूलन कर दिया गया। यानी अब जिस चीज से लोग परेशान थे उस चीज को ही हटा दिया गया। यानी अब जितनी भी बंधन रखने वाली एक्टिविटी थी, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो सामंती व्यवस्था हो, उसको खत्म कर दिया गया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी गई, तो ये था 1791। ठीक है, 4 अगस्त 1789 की जो रात है उसमें असेंबली ने इन सब चीजों को पूरा फाइनल कर दिया कि हाँ भाई हमने आदेश जारी कर दिया गया है। और फाइनली जो धार्मिक कर है वो भी खत्म कर दिया गया, और जो चर्च की जमीन है वो भी जब्त कर ली गई। तो बहुत सारे इनके पास पैसे अब आ चुके थे गवर्नमेंट वाली ही प्रॉपर्टी से ही। ठीक है ना, अब सबको इक्वल राइट्स आगे मिलने वाले थे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, ये आपका रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, या ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं अलग अलग किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगी मेजोरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन दी। अब देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पर ये ब्रोकन चेन। ठीक है, अभी और भी चीजें डिस्कस करने के लिए है, पर पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे कुछ राजनीतिक प्रतीक, क्या है, राजनीतिक सिंबल यानी राजनीतिक प्रतीक। पहला आपकी टूटी हुई चेन है, या फिर कह सकते हैं टूटी हुई जंजीर है। तो जंजीर तोड़ने का मतलब क्या होता है कि आजादी। ठीक है, यानी लोग अब फ्री है, फ्रीडम है। ये जो बंडल ऑफ रोड्स है, इन रोड्स का जो बंडल है इसमें क्या बताया गया है, इसको आप गट्ठर बोल सकते हैं। ठीक है, लकड़ियों का या फिर कह सकते हैं छड़ों का गट्ठर जो है, बंडल है, ये किस चीज का प्रतीक है, ये प्रतीक है आपका यूनिटी का, यानी कि एकता का प्रतीक है कि अगर सब लोग एक साथ रहें तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है आपका द आई विद इन अ ट्राइंगल, और यहाँ से रेडिएट हो रहा है क्या, लाइट। तो ये किस चीज का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। ये जो सिंबल है ये ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है इसके अंदर ये रोशनी वाली एक आंख है। ठीक है, एक तरीके से लाइट आगे बाहर आ रही है, यानी जो आंख है वो ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो क्या कर रही हैं, जो अज्ञान है उसको मिटा रही हैं। यानी ये जो बाहर की तरफ आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या कर रहा है कि ये अज्ञान को मिटाने का काम कर रही है। ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, ये बंडल हमने पढ़ लिया है, ये देख लिया है। ये रहा यहाँ पर नेक्स्ट, ये है हमारा राजदंड। क्या है, राजदंड। ठीक है, शाही सत्ता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। किस चीज का प्रतीक है, शाही सत्ता का प्रतीक है। ये है हमारी एक स्नेक जो बाइट कर रहा है, इट्स टेल एक रिंग के रूप में दिखा रहा है, यानी अपनी पूंछ को सांप ने पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये किस चीज का प्रतीक है, ये प्रतीक है एक तरीके से इक्वालिटी का। ठीक है, ये एक तरीके से इक्वालिटी का प्रतीक है, यानी समानता का प्रतीक है, सिंबल ऑफ यहाँ पर कह सकते हैं हम इक्वालिटी। ठीक है ना, समानता, यानी अंगूठी का कोई भी और छोर नहीं है। अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नोर एंड, यानी एक अंगूठी का कोई भी छोर नहीं है, सभी इक्वल हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको रेड कलर की टोपी नजर आ रही है। ठीक है, क्या बोला गया इसको, लाल रंग की फ्राइजियन टोपी है ये। ठीक है, और ये एक तरीके से सिंबल है किसका, जो दास हैं उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक है ये टोपी। ठीक है, यानी दासों ने इस टोपी को पहना फ्री होने के बाद, यानी फ्रीडम मिलने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने इस टोपी को पहना। फ्री है, फिर है यहाँ पर ब्लू व्हाइट रेड, ये कलर को बताता है, नीला सफेद लाल। ये कलर किस चीज का प्रतीक है, ये है कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो नेशनल कलर है उसको बताता है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। फिर है यहाँ पर विंग वाली ये वुमेन है, तो ये है कानून का मानवीय रूप। क्या है ये, कानून का मानवीय रूप। ठीक है, और ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है कि कानून जो है वो सब ये कानून को बता रहा है बेसिकली। ठीक है, कि कानून को, जैसे कि हमने देश को एक माता की मूर्ति बना दिया है।
ठीक है, कि भारत माता है, या फिर कोई भी देश के बारे में मदरलैंड के बारे में जैसे बात होता है, वैसे ही हमने जो कानून है, लॉ है, उसको एक मानवीय रूप प्रदान किया यहाँ पर। ये है आपके लॉ टेबल। लॉ टेबल क्या बता रही है कि यहाँ पर जो इक्वालिटी है, सबके लिए इक्वालिटी का भाव, ठीक है, इक्वालिटी का भाव यहाँ पर देखने का मिलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सभी समान हैं, यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं। ये एक तरीके से बता दिया गया है हमको, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेशनल असेंबली जो बनी थी उसका उद्देश्य देख लेते हैं कि वो किस उद्देश्य के साथ बनी थी। हमने देख तो लिया कि संवैधानिक राजतंत्र आ गया है, अब राजतंत्र के साथ संविधान जुड़ गया है, लेकिन वो संविधान जुड़ने का प्रोसेस क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी सम्राट की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वो लिमिटेड कर दी गई हैं। अब कोई भी ऐसे नहीं करेगा राजा कि भाई अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो पूरे तरीके से इसका जो कह सकते हैं, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था। क्या किया था? संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया था, ठीक है। किसने? नेशनल असेंबली ने, जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, ठीक है। यानी पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं होकर पावर जो उसकी शक्तियां जो है वो बट गई हैं, और बट गई हैं किस पार्ट में? विधायिका में, इसके अलावा कार्यपालिका में, ठीक है, और कार्यपालिका के अलावा यहाँ न्यायपालिका में। अब जो है शक्ति का बंटवारा हो चुका है, एक के हाथ में पावर नहीं है, ठीक है, हस्तांतरण हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है पावर का। तो इसको अब हमने क्या बोला है? अब ये नेशनल असेंबली के थ्रू क्या लाया गया? संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र तो है तो राजा भी, लेकिन क्या है, संविधान ऐड हो गया उसके साथ। यानी अब जो भी चीजें होंगी उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अब बिल्कुल अलग अलग हो चुकी है। तो सारा जो कानून बनाने का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो किसके ऊपर आ चुका था? नेशनल असेंबली के ऊपर, ठीक है। और नेशनल असेंबली एक तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले यहाँ पर एक क्या बनता था? एक निर्वाचन समूह बनता था। क्या बनता था? निर्वाचक समूह, आप इसको बोल सकते हो। क्या? निर्वाचक समूह। यानी संविधान जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, इसके लिए पहले एक निर्वाचक समूह बनेगा, उसका चुनाव होगा, जो कि दोबारा से क्या करेगा? असेंबली के सदस्यों को चुनेगा। क्या करेगा? उसके जो मेंबर्स होंगे उसको चुनने का काम करेगा, यानी उनको सेलेक्ट करने का काम करेगा। और इसमें इस जो पूरी प्रक्रिया है उसमें 25 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और सिर्फ मेल ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। नागरिकों को मतदान का अधिकार यहाँ पर सभी को नहीं था, सिर्फ पुरुषों को ही था, वो भी जो एक्टिव थे उनको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पूरा का पूरा स्टेटमेंट देके, पूरी 5-6 लाइन बनाकर, कि जो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल असेंबली जो है उसका उद्देश्य तो हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो कैसे था लोगों का? तो निर्वाचन समूह होगा जो दोबारा सदस्य चुनेगा। उसके बाद है 25 वर्ष से ऊपर के जो मेल है जो एक्टिव हैं, इसके अलावा वो कम से कम कितना? 3 दिन की मजदूरी के बराबर कमाते हो, ठीक है। कमाते हो कितना? 3 दिन की मजदूरी के बराबर। एक तरीके से बोल दे कि जो लोग सही ठीक ठाक कमा रहे हैं उनको ही हम बुला रहे हैं वोट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो लोग थे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, निष्क्रिय नागरिक के रूप में उनको एक तरीके से उनकी छाप छोड़ दी गई। यानी हम वो क्या है, अब निष्क्रिय नागरिक हैं, यानी रहेंगे तो यहाँ पर, लेकिन उनका कोई पॉलिटिक्स में रोल नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल रीजन ये भी था कि लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था, बाद में भी, ठीक है ना। पहले तो था ही नहीं राइट, लेकिन राइट उनको बाद में भी नहीं दिया गया। बाद में भी उनको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट में, एक तो एक्टिव नागरिक होंगे और एक एक्टिव नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। समझ गए आप? एक तो होगा हमारा सक्रिय, एक होगा हमारा निष्क्रिय नागरिक का रोल, ठीक है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है लेडीज की, क्योंकि लेडीज को लगा निष्क्रिय नागरिक के रूप में उनको बोल दिया गया है, जबकि हम तो काफी ज्यादा काबिलियत रखते हैं। तो वही वाली चीज फिर देखने को मिली। काफी लोग इस चीज से परेशान थे कि हमें जो निर्वाचन है उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो वही वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए संविधान में क्या था? नए संविधान में मतदान का अधिकार था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया गया है। 25 वर्ष से ज्यादा के लोग थे, 3 दिन की मजदूरी बराबर वो कर चुकाते हैं। महिलाओं को और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। राजा की जो शक्तियां उनको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हस्तांतरित कर दिया गया।
नेक्स्ट यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र की बात करें तो हमने एक पॉइंट देखा कि यहाँ पर जो मेल है उनका डोमिनेंस देखने को मिला, मतलब जो मेल थे उनको 25 साल से जो ऊपर के लोग थे उनको राइट तो मिल गया, उसमें भी कंडीशन रख दी गई, सभी मेल को नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ, इसको एक तरीके से क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। क्लियर है। अब देखिए इस चीज से क्या हुआ, इसे पुरुष जो वर्ड है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज बता रहा है कि मेल डोमिनेंस है और उसमें भी कुछ एक वर्ग को ही शामिल किया गया, तो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र इसको बोला गया। अब इस चीज की वजह से जो महिलाएं थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, धक्का लगा इस चीज से कि हमें तो बिल्कुल ही ये बोल दिया गया कि तुम्हारे तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना ही तुम कोई राइट, तुम्हें कोई राइट दे रहे हैं ना ही कोई चीज। तो यहाँ पर जो जीवन का अधिकार है ये चीज ध्यान देने वाली है। यहाँ पर अगर हम अधिकार की बात करें तो जीवन का अधिकार, इसके अलावा अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति यानी अपनी बात रखने का, अपने जो एक्सप्रेशन का जो अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, उसकी फ्रीडम, और कानूनी बराबरी, कानूनी बराबरी। ठीक है, इन तीनों को ही नैसर्गिक अधिकार के बारे में बात कर दी गई, यानी इन अधिकारों को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। ये जो अधिकार हैं ये कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। इनको कैसे अधिकार बोला गया, नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक अधिकार की श्रेणी में इन तीनों को रख दिया गया, यानी ये अधिकार तो हमें मिले ही मिलेंगे, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हर एक व्यक्ति है जो जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसको ये अधिकार प्राप्त होंगे ही होंगे और उनसे कोई भी इन अधिकारों को नहीं छीन सकता। और इसका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेता है, राज्य लेता है। ठीक है, राज्य उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो ये चीज करेगा और प्रत्येक नागरिक को ये सब अधिकार दिए जाएंगे और इनकी रक्षा भी की जाएगी। तो बहुत एक हैवी लाइन, एक लंबी चौड़ी लाइन, एक पूरे घोषणा पत्र में ये सब चीजें शामिल की गई, काफी सारी चीजें थी। तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो यही था कि कुछ ऐसे लोग थे, या इनमें मेन हम बोलें महिलाओं की बात करें तो उनको एक तरीके से पीछे रख दिया गया कि अभी तुम्हारी कोई ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, सोसाइटी में कोई डिसीजन मेकिंग तुम्हें पावर नहीं मिल रही है। तो इसके टाइम के बाद काफी जो स्थिति बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली थी। लुई 16 जो है उसने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिए थे, यानी एक नया संविधान तो हो गया था हमारे पास, फ्रांस में संविधान हो तो चुका था, लेकिन जो प्रशा का राजा है उसके साथ उसकी एक सीक्रेट टॉक चल रही थी, यानी उसके साथ उसकी गुप्त वार्ता चल रही थी। तो फ्रांस की जो घटनाएं, फ्रांस में जो भी कुछ चीजें हो रही थी उन सबका असर पड़ोसी देशों में भी पड़ रहा था, तो वो भी चिंतित थे, यानी वो भी परेशान थे इन सब चीजों से। तो 1789 की अगर हम समर्स की बात करें यानी गर्मियों की बात करें तो वो ऐसी घटनाएं लगभग वहां पे होती रहती थी, कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, कोई किसी को कुछ लेटर्स भेज रहा है, कोई किसी के साथ कुछ प्लानिंग बना रहा है, तो ये सब चीजें होती रहती थी। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे जो कंट्रीज हैं इन चीजों को लेकर। लेकिन जब तक कुछ चीजें हो पाती, यानी कुछ अलग ही माहौल बन पाता, इतने में ही यहाँ पर देख लीजिए डेट इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी अप्रैल 1972। ठीक है, अप्रैल 1972 में नेशनल जो असेंबली थी उसने किस पर, प्रशा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, प्रशा और ऑस्ट्रिया इन दोनों की तरफ ही युद्ध की यानी अटैक करने की घोषणा कर दी थी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव पारित कर दिया था जिसमें ये चीज प्रूव हो गई थी कि इस पर ये अटैक कर रहे हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो कि सेना में भर्ती हुए और काफी सारे लोग इसके साथ इस ग्रुप के साथ जुड़ने लगे और इन्होंने बोला कि ये युद्ध जो है ये यूरोपियन जो किंग है उनका और कुलीनों इनके विरुद्ध जो जनता है इनका एक जंग के रूप में इन्होंने देखा। मतलब इन्होंने बोला कि जो आम जनता है और जो कुलीन वर्ग है एक तरीके से ये उनके बीच का एक युद्ध है, इसको इस तरीके से उन्होंने देखा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब लोग जो है वो देशभक्ति गीत गाने लगे। आपको पता ही है देशभक्ति गीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। जब भी आप 15 अगस्त पर या फिर 26 जनवरी पे कोई अच्छा सा एक ऐसा सॉन्ग सुनते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मैं आज ही अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ, नहीं मुझे और भी कुछ करना चाहिए। इस तरीके से बहुत ही एक कहते हैं कि आप एक अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि आप कोई भी काम जो आप नहीं कर सकते आपको लगता है कि आप वो भी कर सकते हो। तो देशभक्ति जो गीत है वो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक कवि थे जिनका नाम क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी, पर फिर भी आप देख लीजिए। कवि है
नाम क्या है? रोजेट दी लाइल, ये ई है, ठीक है, रोजेट दी लाइल, ठीक है। इनके द्वारा एक रचित गीत है और उस गीत का नाम क्या है? ये है मार्सिले, मार्सिले, ठीक है ना। तो ये जो गीत है मार्सिलेस, मार्सिले या फिर मार्सिलेस, ये जब पेरिस की तरफ जा बढ़ रहे थे लोग, तो उस तरफ बढ़ते हुए लोगों ने ये गीत गाया था। कह सकते हैं कि सेना में जो वॉलंटियर्स थे, इन लोगों ने उस तरफ जाते हुए इस गीत को पहली बार गाया था, ठीक है। इसका नाम आपको मार्सिलेस याद रखना है, इसलिए इसको बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना दिया गया। मार्सिलेस को बाद में क्या बना दिया गया? फ्रांस का राष्ट्रगान, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मार्सिलेस, जिसको लिखा किसने? रोजेट दी लाइल। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। रोजेट दी लाइल ने क्या लिखा था? मार्सिलेस, जिसको पहली बार पेरिस की तरफ जाते हुए जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने गाया था, ठीक है, अपने आप को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए, या फिर अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं देशभक्ति भावना जगाने के लिए। अब आपको पता ही है, हर जगह कुछ ना कुछ सिचुएशन चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने सरकार को, अगर सरकार उसके हाथ में आ गई तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। भाई हर इंसान के अंदर एक अपना खुद का एक निस्वार्थ भाव होता है और एक स्वार्थ भाव होता है। तो जब स्वार्थी जो भावना होती है निस्वार्थी भावना पे हावी हो जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है? जो रूल है वो निरंकुश हो ही जाता है। सेम चीज कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी देखने को मिली थी फ्रांस में, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही थी। भाई देश की आबादी तो लगातार बढ़ ही रही थी। इन लोगों का एक बड़ा हिस्सा था जो कि क्रांति वाली बात में बिलीव करता था। 1791 में लोगों को क्या मिला? संविधान तो मिल गया, कुछ एक राइट्स तो मिल गए, लेकिन ये सिर्फ अमीरों के लिए ही लाए गए थे, जैसे कि होता ही है हमेशा। ये सिर्फ अमीरों के लिए ही लाए गए थे, यानी सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो अमीरों के लिए ही फुलफिल हो रही थी, चाहे वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की बात हो या फिर सोसाइटी की बात हो। हर जगह सिर्फ अमीर लोगों को के ही मतलब कह सकते हैं अधिकारों की रक्षा हो रही थी, उन्हीं को ही आगे ले जाया जा रहा था। तो इस चीज के डिस्कशन में जो दूसरे लोग थे, जैसे कि छोटे किसान हुए, व्यापारी हुए, या फिर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं वो हुए, जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो लोगों ने अपने खुद के ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, और फाइनली उनका एक ग्रुप बना, जो बना एक कैसा? जैकोबिन क्लब। क्या? जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैकोबिन क्लब आपको याद रखना है, जैकोबिन क्लब ये एक ग्रुप बना जो किसके उस पर बनाया गया था, मतलब किसके नाम पर बनाया गया था, आप ये कह सकते हैं पेरिस का पहला मतलब इससे पहले का क्या था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, ठीक है, इसके नाम पर यह ग्रुप बनाया गया था। और ये एक कह सकते पॉलिटिकल ग्रुप था जो कि इस बारे में बात करता था कि क्या क्या चीजें आगे करनी है। जो भी कुछ मुद्दे चल रहे होते थे, जो बातें चल रही होती उनको डिस्कस करता था, उनके ऊपर तर्क वितर्क होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैकोबिन क्लब ही था, इसके अलावा और भी क्लब थे, जैसे कि जो लेडीज थी, फीमेल्स थी, या जो फीमेल थी उन्होंने खुद के अपने ग्रुप बना लिए थे। उन्होंने कहा कि हमें किसी, ये जो जैकोबिन क्लब था इसका जो नेता था या जो इस क्लब को चला रहा था, वो नेता कौन था? वो था मैक्समिलियन रोबेस्पियर या फिर रोबेस्पियर, ठीक है, ये था, ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो जो जोकोबिन्स थे, जोकोबिन्स कौन थे? जोकोबिन के जो मेंबर बन गए जोकोबिन्स हो गए थे। तो जोकोबिन के जो लोग थे उन्होंने अपने आप में ही अपने खुद के अपने अलग ही ड्रेस बनवा ली, धारी वाली, ठीक है, जिसमें उन्होंने घुटने तक एक पहनने वाली ड्रेस थी उसको पहनना शुरू किया, और उस ड्रेस को क्या कहा जाता था? ब्रिचेस या फिर घुटना, ठीक है। और ये ड्रेस बनाने का उनका पर्पस था कि वो कुलीनों से अलग दिखना चाहते थे, मतलब अपने खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, अपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि हम तुम लोगों से अलग हैं, यानी हम कुलीन वर्ग से अलग हैं, और अपनी खुद की उन्होंने एक ड्रेस बना ली थी, ठीक है। ये एक तरीके से ये भी था कि जो कुलीन है, हम तुम्हारी जो सत्ता है उसको नहीं मान रहे हैं, एक तरीके से ये भी इसका एक साइन था, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि जो रेड कलर की जो कैप थी, मैंने बताया था आपको साइंस में, रेड कलर की कैप किस चीज का प्रतीक थी? फ्रीडम का, तो वो भी उन्होंने पहननी शुरू की। तो जोकोबिन्स थे, उनको 100 क्लॉथ भी कहा जाने लगा,
क्या? सोकोलॉथ। ठीक है, जोकोविंस को सोकोलॉथ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका जो अर्थ था वो था बिना घुटने वाले। ठीक है, इनमें जो मेल्स थे वो रेड कलर की कैप पहनते थे, जो कि फ्रीडम का प्रतीक मानी जाती थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जोकोबिन क्लब के बारे में आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा। फाइनली आपसे स्टेटमेंट्स के रूप में नीचे चीजें पूछ ली जाएंगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है आपकी 10 अगस्त। ठीक है, तो 10 अगस्त के दिन यहाँ पर क्या चीज देखने को मिली? ये बात है आपकी 1792 की। ये बात आपको ध्यान रखनी 1792 में। ठीक है, 10 अगस्त की सुबह को यहाँ पर महल पर हमला बोला गया। और ये महल किसका महल था? जिसमें राजा रहा करता था। ठीक है, ट्यूलेरिये इसका जो महल है, ट्यूलेरिये जो महल है, इस पर धावा बोल दिया लोगों ने, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे कि हम लोग सड़क पे घूम रहे हैं, तुम लोग महल में कैसे रह रहे हो। तो राजा के जो रक्षक थे, बॉडीगार्ड से, उनको मार दिया गया और वहां से जो शाही परिवार है उसको लाया गया। ठीक है, असेंबली ने क्या किया? शाही परिवार जो है उसको जेल में डाल दिया और उसके ऊपर फिर पूरा का पूरा एक मुकदमा चला, या आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर पूरी कार्यवाही चली। अब क्या था? अब नया चुनाव होना था। ठीक है, नया चुनाव होना था, तो इस नए चुनाव के लिए कुछ और चीजें ऐड की गई। और यहाँ पर जो उम्र है वो 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले आप कर सकते थे। पहले 25 थी ना, अब कितनी उम्र कर दी गई? 21 कर दी गई उम्र की। भाई अब सिर्फ 21 चाहिए उम्र, 21 वाले भी वोट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज हुई थी इसमें कि जो लोग थे उनको राइट मिल गया, यानी पुरुषों को अधिकार मिल गया। और पुरुषों को अधिकार मिला कि पहले वाली सिचुएशन सारी खत्म कर दी गई, अब सभी पुरुषों को राइट मिल गया। यानी कोई कितना भी कमाता है, चाहे 3 दिन का, उसके बराबर टैक्स के बराबर, चाहे कितना भी संपत्ति हो या ना हो, हर किसी एक पुरुष को यानी मेल को राइट टू वोट मिल गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो नई जो असेंबली बनी थी, ठीक है, ये जो नया चुनाव हुआ था, नया निर्वाचन हुआ था, इसमें जो असेंबली बनी थी, ये देखिए ध्यान से, इसमें जो असेंबली बनी थी इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया कन्वेंशन। ठीक है, इसको नाम दिया गया कन्वेंशन। और एक इम्पॉर्टेंट डेट में राजतंत्र का यहाँ पर अंत कर दिया गया, यानी अब राजा नाम की कोई चीज यहाँ पर नहीं होगी, राजा का कोई भी तंत्र नहीं होगा। ये हो गया था 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को। और ये जो अगर हम ईयर की बात करें तो ये रहेगा आपका 1792। ठीक है, 1792 ये डेट आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से। राजतंत्र का अंत हुआ था 21 सितंबर 1792 में, और ये घोषित कर दिया गया था गणतंत्र। यानी अब यहाँ पर लोगों का तंत्र है, अब राजा का यहाँ पर कोई भी रूल रहने वाला नहीं है। फ्रांस जो है वो फ्रांस अब एक गणतंत्र के रूप में जाना जाएगा। ये सब चीजें यहाँ पर हुई 21 सितंबर 1792 में। ठीक है, तो चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, सरकार आ गई। तो जो राजा वाली जो चीज थी ना, वंश से चलती आ रही थी, उस चीज को भी अब खत्म कर दिया गया। तो अब रिपब्लिक हो चुका था ये। ठीक है, अब वो एक तरीके से मोनार्की कंडीशन से रिपब्लिक कंडीशन की तरफ चला गया। तो क्या होना था फाइनली? क्या होना था फाइनली? ये होना था कि जो इन्होंने सत्ता में आती सबसे पहले क्या किया? कोर्ट में केस चला। ठीक है, और जो लुई 16 था, लुई 16, उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया। ठीक है, और उसको मौत की सजा सुना दी गई। किसकी? मौत की सजा सुना दी गई। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 21 जनवरी 1793 को। कहां पर? प्लेस दी लॉ कॉनकॉर्ड। ठीक है, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली, ठीक है, सार्वजनिक रूप से उसको फांसी दे दी गई। ठीक है, किसको? लुई 16 को। और फिर उसके बाद जो उसके बाकी लोग थे वो भी मरने ही थे। तो उसके बाद किसका नंबर आया? उसकी रानी का नंबर आया। रानी का नाम क्या था? मैरी एंटोइनेट। ठीक है, उसका भी वही हाल हुआ जो कि राजा का किया गया। तो फाइनली राजतंत्र के साथ राजा को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया और यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना देखने को मिली। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आतंक राज। आतंक राज का मतलब एक ऐसा टाइम जब लोग आतंक में रहने लगे। ठीक है ना, देखिए हर चीज की अति बहुत ही खराब चीज होती है। अगर कोई भी चीज अति में हो तो वो खराब ही होती है। ठीक है,
तो ये आपकी कौन सी ईयर की बात है? 1793 से लेकर 1794 के बीच की बात है। इसको आतंक का युग कहा गया। आतंक का युग। अगर आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से कौन सी ईयर का जो टाइम है उसको आतंक का युग कहा गया, तो ये वो टाइम है। ठीक है, इसमें सरकार को कौन कंट्रोल कर रहा था? जैसे कि आपने देखा था रोबेस्पियर था ये, जो कि पूरी सरकार को अपने कंट्रोल में कर रखा था, पूरे कंट्री को इसके नियंत्रण में था। यही हर तरीके से दंड देता था, यही सब कुछ चीज करता था। तो इसकी जो नीतियां थी ना, इसकी जो पॉलिसीज थी, वो काफी ज्यादा ना इसने वो डिफिकल्ट बनाई थी लोगों के लिए। मतलब इतना ज्यादा टफ रूल कर दिया था कि लोग चैन से नहीं जी पा रहे थे। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। लेकिन इसने गणतंत्र जो है उसको बिल्कुल एक तरीके से नष्ट ही कर दिया था। ठीक है, क्योंकि अब इसके पास पावर आ गई तो ये अपने आप को राजा समझने लगा। तो वही वाली बात हुई, गणतंत्र जो है उसको नष्ट करने की इसने कोशिश की। जितने भी कुलीन थे, पादरी थे, सबको राजनीतिक तरीके से सबको हटा दिया। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबके सदस्य को हटवा दिया। ठीक है, जिसको मरवा सकता था उनको हटवा दिया। अलग अलग तरीके से सबको अपने रास्ते से उसने हटा दिया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके सामने कोई ऐसी नहीं थी। सबको उसने सिर्फ एक ही शब्द बोला हर किसी के लिए, दोषी, कि तू भी दोषी है, तू भी दोषी है, तू भी दोषी है। सिर्फ एक बढ़िया हूं तो मैं हूं, मेरी सरकार अच्छी है, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री। वही वाली सिचुएशन हो गई रोबेस्पियर की। तो उसने सबको दोषी ठहरा दिया। तो एक तरीके से उसने क्या किया, वो क्या करता था, गिलोटिन पे लटका देता सबको। क्या था? गिलोटिन। गिलोटिन देखिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन है। गिलोटिन क्या है? दो खंभों के बीच में लटकते आरे वाली एक मशीन है। इसमें इंसान का जो सिर है वो उसके धड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, और ये किसके नाम पर? इसके जो आविष्कारक था उसका नाम था डॉक्टर गिलोटिन। उसके नाम पर ही गिलोटिन नाम की मशीन बनाई गई। तो गिलोटिन बनवाई इसने, किसने? रॉबेस्पियर ने। गिलोटिन के थ्रू लोगों को मार दिया करता, जिस जो से पसंद नहीं आया उसको कहाँ चढ़वा दिया? गिलोटिन पर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस सरकार से लोग इतने परेशान हो गए बहुत बुरी तरीके से। अब कहें तो क्या कहें, कुछ कह भी नहीं सकते। उसने क्या किया? उसने कुछ पॉलिसीज चलाई। जैसे किसानों को बोला कि अपना खुद का जो अनाज है उसकी जो कीमतें हैं उसको कीमतें तय कर दी सरकार ने। ठीक है, किसकी? अनाज की जो कीमत है वो तय कर दी गई। उसने बोला कि कोई भी अलग अलग तरीके का आटा नहीं खाएगा, सब लोग सिर्फ एक ही तरीके का आटा खाएंगे। ठीक है, जिसको उसने क्या बोला? समता रोटी। समता रोटी। ठीक है, यानी उसे साबुत गेहूं से जो बनी हुई जो रोटी थी उसकी बराबरी की बात कही। महंगे सफेद आटे को हटा के इसके इस्तेमाल को रोक लगा दी और बोला कि एक ही आटा आएगा, जिसको समता रोटी उसने कहा, और ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। तो ये पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसने जो बोलचाल की भाषा थी उसमें भी चेंजेस लाने शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिशनली क्या चीज चलती आ रही थी? मानस्यूर। ठीक है, इसको बोला जाता था महाशय और मदाम, महोदया। ठीक है, पहले थी ये चीज, यानी ट्रेडिशनली ये चीज चलती आ रही थी। लेकिन इसने क्या किया? इसने चीजों को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया उसने? उसने बोला कि फ्रांस से जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको अलग अलग तरीके से बुलाया जाएगा। जैसे कि सितोयन बोला जाएगा नागरिक, और सितोयिन, सितोयिन का कौन है भाई? नागरिका। यानी एक वो चीज होती है ना कि अपने आप को और ज्यादा बढ़िया तरीके से शो करने की कोशिश करना। यानी महोदय और महोदय हटा के उसने नागरिक और नागरिका वर्ड का यूज करना कंपलसरी कर दिया। उसने कहा कि इस तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए। चर्च थे, उनसे दुश्मनी होगी उसको। चर्च जो थे उनको उसने बंद करवा दिया, और उनको बंद करवा के उसने अपने जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो बना लिए उनको। ठीक है, तो रोबेस्पियर जो उसने जो अपनी नीतियां हैं, जो पॉलिसीज है, इतनी सख्ती से लागू करी कि त्राहिमाम हो गया। मतलब लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उसको भी हटाना चाहते थे। ठीक है, उसके जो समर्थक थे वो उनके ही अगेंस्ट हो गया। मतलब एक वो वाला रूल हो गया कि अगर मेरी हामी हाँ करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर रास्ते से हट जाओ। तो फाइनली क्या हुआ? उसका अंत बुरा होना ही था। जुलाई 1794 में कोर्ट में उसके ऊपर केस चला और उसको दोषी ठहराया गया और फाइनली गिरफ्तार कर दिया गया। और उसको भी जैसे को तैसा वाली सिचुएशन हुई, उसको भी गिलोटिन पर ही चढ़ा दिया गया। ठीक है, क्योंकि भाई गणतंत्र था ना, तो न्यायपालिका भी है और विधायिका भी है और हमारी कार्यपालिका भी है।
वो अलग होता है कि किसी टाइम के लिए वो एक पावर में एक ही हाथों में आ जाए पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी न्यायपालिका है तो अलग ना। तो न्यायपालिका ने फैसला सुनाया और गिलोटिन पर उसको चढ़ा दिया गया, जैसे वो सबको गिलोटिन पर चढ़ाता था, है ना, वही वाली सिचुएशन हुई उसके साथ भी। तो रॉबेस्पियर का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबेस्पियर का जो पतन हो चुका था, फिर फ्रांस का जो शासन है वो मध्य वर्ग के हाथों में चला गया। वहां के जो संपन्न लोग थे उनके पास सारे के सारे अधिकार आ गए। उन्होंने क्या किया, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया जो कि फ्रांस का शासन देखती थी। लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके जो हित हैं उनका टकराव होता ही रहता था। मतलब एक की सरकार गई, दूसरे की आई, दूसरे के साथ भी वही हुआ, तीसरे के साथ भी वही हुआ। मतलब होता यही है कि जिसके हाथ में पावर आ जाती है वो अपने हिसाब से चीजों को चलाता है और उसमें सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा किसने उठाया, नेपोलियन ने उठाया। और 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया गया और 1804 में फ्रांस जो है वो उसका सम्राट कौन बन बैठा, फ्रांस का सम्राट बन बैठा कौन, नेपोलियन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो अगर कॉन्फ्लिक्ट होएगा ना तो फिर उसमें फायदा तो कोई और ही उठा पाएगा ना। तो सरकार है उसमें सारी चीजें थी, स्वतंत्रता और ये सब चीज, ये सब आदर्श तो बने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी देखने को मिली ही रही। ये पिक्चर है, लेडीज को दिखाया गया है, ये घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रही हैं। ठीक है, ये भी कह रही हैं कि हमें भी अपने हक के लिए लड़ना है। तो महिलाओं ने क्या किया, उनको क्योंकि पुरुष वाला जो घोषणा पत्र है उसमें पुरुष नाम दे दिया गया था, तो इस चीज से महिलाएं बहुत ज्यादा दुखी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पुरुष हैं उन्हीं को सब कुछ मेन मेन तुम बना रहे हो, हम कहाँ पर हैं। तो उनकी हालत काफी खराब थी। जीवन में सुधार लाने वाले उनके कुछ कानून लागू किए सरकार ने। जब उन्होंने बहुत विद्रोह किया तो सरकार ने थोड़ी सी बात उनकी मान ली, जैसे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना हुई, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दी गई। इसके अलावा उनकी शादी को लेकर नियम बना दिया गया कि उनके जो फैमिली है वो उनको बाध्य नहीं कर सकते, उनके पिता उन्हें बाध्य नहीं कर सकते शादी के लिए। इसके अलावा महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी और अपने खुद के ही व्यवसाय चला सकती थी, यानी एंटरप्रेन्योरशिप वाली सिचुएशन यहाँ पर आ गई। फिर है मताधिकार और समान वेतन को लेकर भी जो महिलाएं हैं वो आंदोलन करने लगी। और अंततः सन 1946 में, देखिए वो होता है ना कि चाहे मुझे सारे राइट दे दो, लेकिन जो राइट मुझसे छीना गया है मुझे वो भी चाहिए। तो ये वाला राइट था पॉलिटिकल राइट, जो कि था राइट टू वोट। वो महिलाओं को हासिल नहीं हुआ। काफी मुशक्कत करने के बाद, काफी स्ट्रगल करने के बाद, हालांकि महिलाओं को भी फांसी की सजा हुई, कुछ महिलाओं को। तो 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने भी मताधिकार हासिल फाइनली कर ही लिया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कौन से ईयर में उनको मताधिकार मिला, तो ये था 1946। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है ओलंप दे गूज। क्या नाम है, ओलंप दे गूज। ये एक ऐसी महिला थी जिनको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया था, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा विरोध कर रही थी। जो घोषणा पत्र था, कौन सा घोषणा पत्र याद है ना, संविधान वाला, संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र था उसका विरोध किया था। तो इनको भी इनके साथ भी वही हुआ जो औरों के साथ हुआ था। इनको भी जबरदस्ती इनको जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है, और फाइनली इनको फांसी हो गई थी, किसको, ओलंप दे गूज को। नेक्स्ट आते हैं हम आगे, जिसमें कि हम बात करेंगे नेपोलियन की। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, नेपोलियन जो कि अपने आप को एक महान शासक समझता था, 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। ये एक ऐसा राजा था जिसने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे डाली और यूरोप के आधुनिकीकरण का कर्ता के रूप में उसने खुद की भूमिका को उसने देखा। उसने कहा कि मैं सबको जीत लूंगा, जहां जाऊंगा उसको जीत लूंगा। तो वही बात है, 1815 में उसकी सबसे बड़ी हार थी वाटरलू की हार, जिसकी वजह से उसको काफी कुछ चीजें झेलनी पड़ी थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। देखिए, यूरोप और अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच में त्रिकोणीय दास व्यवस्था जो थी, दास व्यापार चलता था, दासों को भेजा जाता था। तो आपको स्टार्टिंग से पता ही है, जब भी कोई देश किसी देश को उपनिवेश बनाता है तो वहां के सारे रिसोर्स छीन लेता है, साथ ही वहां के जो लोग हैं उनको दास बनाकर दूसरी कंट्री में व्यापार के लिए भेज देता है। ठीक है, मतलब उनसे पैसा कमाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट भरवाएंगे, लेकिन वो कभी भी वापस अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो हुआ ये कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास व्यवस्था जो थी वो कॉमन हो चुकी थी। उसका उन्मूलन किसने किया, जोकोबिन ने। ठीक है, जोकोबिन का अगर सबसे महत्वपूर्ण काम बताएं तो यही था, उन्होंने उपनिवेशों में, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। अब देखिए, कैरिबियाई अगर हम उपनिवेशों की बात करें तो इसमें किस चीज की खेती करवाई जाती थी, नील की, चीनी, कॉफी, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसलिए उनको वहां पर भेज दिया जाता था, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी बागानों में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और जहां से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। फिर है बोद्रो और नांते बंदरगाह जो है समृद्ध नगर बन गए थे। किस चीज के लिए? इसी चीजों की वजह से, ठीक है, इसी एक्टिविटी की वजह से। नेक्स्ट है 1794 के कन्वेंशन आपको पता है ना, असेंबली को कन्वर्ट कर दिया गया था कन्वेंशन में। तो कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों के सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया, लेकिन फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी फ्रांसीसी उपनिवेशों में फाइनली दास प्रथा को कब खत्म किया गया? इस साल में 1794 में इसने मुक्ति कराई थी, ठीक है। अगर 1794 की बात करें, 10 साल बाद जब नेपोलियन आया था, तो नेपोलियन ने, ये भी आपको बात याद रखनी है कि नेपोलियन जो है उसने इनकी खत्म करने के बाद, मुक्ति कराने के बाद भी 10 साल बाद क्या था, फिर से दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था। लेकिन फाइनली 1848 में दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अगर हम बात करें कि भाई फ्रांस की क्रांति के बाद और क्या क्या चीजें देखने को मिली, ठीक है, क्या क्या चीजें देखने को मिली यहाँ पर, तो सोसाइटी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। लोगों के पास राइट्स थे, पर राइट्स वही है, सभी के लिए नहीं थे, ठीक है ना। 1789 के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? एक कानून अस्तित्व में आया, ठीक है, और वो कौन सा कानून था? सेंसरशिप वाला कानून है, ठीक है। सेंसरशिप में क्या था कि कोई भी भाषण वगैरह हुआ, कोई भी घोषणा पत्र हुआ, वो सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकता, यानी सरकार जो है वो सेंसर कर देगी, मतलब उस चीज को कट कर सकती है, राइट्स छीन सकती है, तो वही राइट्स छीन लिए गए थे। लेकिन अधिकारों के घोषणा पत्र की अगर हम बात करें, तो उसमें भाषण वाला, अभिव्यक्ति वाला, ये सब तो अधिकार घोषित कर ही दिए गए थे, लेकिन सेंसरशिप वाली बात सबसे मेन थी यहाँ पर। अब जो है प्रेस यानी सेंसरशिप हो गई, तो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ रह गई? तो प्रेस को फ्रीडम बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। प्रिंट जो माध्यम है वो दूसरे ही तरीके से वहां पर पेश हो रहा था। लेकिन जब किसी चीज का प्रवाह होता है तो उसे कोई चीज नहीं रोक पाती। जैसे कि अगर ज्ञान का प्रवाह होना है तो फिर कोई ना कोई माध्यम बन ही जाएगा। तो नाटक होते थे, संगीत होते थे, जुलूस होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी जिनके थ्रू एक तरीके से लोगों को एग्री कराने की कोशिश की जाती थी, मतलब कि ये चीजें हो रही हैं, भाई देख लो क्या क्या चल रहा है अपने आसपास, वही वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ थे, यानी राजनीति में इन्वॉल्व लोग थे, इसके अलावा जो दार्शनिक थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे चीजों को लेखन कार्य की बात करें या फिर कुछ भी, तो लोगों के ऊपर ये चीजें तो उनको पता चल ही रही थी कि कहाँ पर क्या कमी चल रही है। फाइनली हम बात करें तो सब चीजें ठीक हुई। यहाँ पर बंधुता की बात है और इन सब चीजों की बात है। तो यहाँ पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा देखने को मिली? समानता की बात है, बंधुत्व की बात है, ठीक है। ये वाले जो चीजें हैं ये सबसे ज्यादा फ्रांस की क्रांति के बाद देखने को मिले। नेपोलियन ने काफी सारी चीजें करी, उसने हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है उसमें देखने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे क्या क्या चीजें हुई। तो नेपोलियन ने काफी चीजें करी, काफी अच्छी चीजें भी करी, लोगों का विश्वास भी उसने हासिल किया, लेकिन होता वही है, फाइनली नेपोलियन ने भी वही वाली सिचुएशन कर दी थी कि लोग परेशान हो गए थे, ठीक है ना। तो फ्रांस की बात करें तो राजा राममोहन राय जो है, उन्होंने भी यूरोप में सब चीजें जो हो रही थी इनसे काफी ज्यादा उनको इंस्पिरेशन मिली थी। मतलब उन्होंने बाद में इस चीज के ऊपर जो है वो काफी सारे दार्शनिकों ने या फिर कह सकते हैं फिलोसफर्स ने इस चीज को कंसीडर किया, इसके ऊपर स्टडी की, ठीक है। और फ्रांस में 1830 में जुलाई जो क्रांति हुई थी, फ्रांस में ही जुलाई क्रांति हुई थी, इसके बारे में भी काफी सारी चीजें देखने वाली हैं, ठीक है। वैसे ये एग्जाम में आएगा नहीं आपको, जुलाई क्रांति वाला है तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फ्रांस से आपने क्या क्या चीजें सीखी, स्वतंत्रता हुई, समानता हुई, बंधुत्व वाली बात हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको टॉपिक ठीक से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।